नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे साथ है मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर। सलाम जी के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, और सामीन आप सबको भी मेरी तरफ से खलूस भरा और प्यार भरा आदाब हो। जैसा कि आपको इल्म है कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। बात जहां रियासत की कुलुम सियासत पर होती है, मुल्क के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू होती है, और साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ जम्मू कश्मीर और भारत के हवाले से चल रहा है, उस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। जो बड़ी खबर जो जम्मू से आ रही है, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एक गाड़ी का हादसा हुआ है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और ये एक्सीडेंट जो है ये सनानसर से जम्मू उधमपुर आ रही थी गाड़ी, जिसको एक हादसा पेश आया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त सनानसर जम्मू से गाड़ी वापस आ रही थी जिसको एक बड़ा हादसा पेश आया, और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये है कि गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौत हुई है और 38 के करीब लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। 6 लोगों की मौत हुई है, 38 लोग जो है वो जख्मी है, और जख्मी अफराद को जो है वो अब जम्मू उधमपुर मुंतकिल किया जा रहा है अस्पताल के अंदर। रात देर गए गाड़ी सुनानसर से जम्मू की ओर जा रही थी, और बताया जा रहा है कि मजालटा के मकाम पर इस गाड़ी को हादसा पेश आया है, और रात देर गए ही ऑपरेशन शुरू किया गया था। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के दौरान फिलहाल 5 लोगों की लाशें निकाली गई हैं, और 38 के करीब लोग जो है वो जख्मी है, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर भेजने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बताते चले, एक बहुत बड़ा सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसमें अभी तक 6 लोगों की मौत वाक़या हुई है और 38 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। श्रीनगर बाउंड प्राइवेट बस जो थी एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट नियर सुनानसर के मकाम पर 12:20 के आसपास ये ट्रैफिक हादसा जो है वो पेश आया है। ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन जो इस वक्त लगी हुई थी, उस वक्त जो हाईवे पर लगी हुई थी, उसको डॉज करने की कोशिश में ये गाड़ी जा रही थी, जिसके बाद लगता है कि ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक फिलहाल बड़ी खबर जो है वो 6 लोगों के मारे जाने की है। अब जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें बारामूला का गुलाम नबी वलद मोहम्मद मुनव्वर सोपोर बारामूला का रहने वाला, मोहम्मद अशरफ बिजबियारा का रहने वाला है, 50 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। मोहम्मद रमजान जिसकी वल्दियत के बारे में कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन सोपोर का रहने वाला है, वो भी जख्मी हुआ है। अख्तर अहमद वलद मोहम्मद शाबान सोपोर का रहने वाला, ये जख्मी हुआ। मारिफा वाइफ ऑफ मकबूल शाह बिजबियारा अनंतनाग, उमर वलद मोहम्मद अमीन आरो सोपोर, ये जख्मी हुआ है। यासिर सन ऑफ फैयाज अहमद काजीगुंड कुलगाम 12 साल बच्चा है, जख्मी हुआ है गाड़ी में। और जेवाउद्दीन इसके बारे में कई रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं आ पा रहा है। शकीला इसमें जख्मी हुई है जो बडगाम की रहने वाली है। मुश्ताक अहमद सोपोर, सुहेल अहमद अनंतनाग, मोहम्मद मकबूल इसके बारे में भी कई अभी रेजिडेंशियल एरिया का नहीं पता लग पाया है। नजीर अहमद ये बडगाम का रहने वाला है। खुर्शीद अहमद सोपोर, और भी कुछ लोगों के नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए, लेकिन ऑलमोस्ट सारे लोग जो है बारामूला सोपोर के आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जबकि मोहम्मद फारूक वलद वजीर आरो सुंदरबनी ये भी जख्मी हुआ है। बिल्किस अख्तर ये भी सुंदरबनी की ये जख्मी हुई है, और साथ साथ जुबैर जान के बारे में अभी इत्तला मौसूल हुई है कि वो भी जो है जख्मियों के लिस्ट में आना शुरू हो गया। ये जो लिस्ट आ रही है ये हमारे पास जराये से सामने आई है, सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होना बाकी है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे 2 नुमाइंदे नदीम भी जुड़े, और साथ साथ हमारे साथ एक और नुमाइंदा जम्मू से भी जुड़े, ताकि हम उनके साथ मजीद तफसीलात के साथ बात कर सके। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रात को एक्सीडेंट हुआ है, रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदीम, क्या कुछ खबर आपके पास है? कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, अभी की क्या कुछ थी? कल जिस तरह से गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत थी, तो इस गाड़ी ने अपना रास्ता बदलकर जो गाड़ी जेर नंबर JK02BR5503 जो जम्मू से श्रीनगर की जानिब जा रही थी, चंदे मानसर के मकाम पर, मजलता के मकाम पर हादसे का शिकार हुई। हादसे की इतला मिलते ही वहां सिविल डिफेंस, रेवेन्यू और पुलिस एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
और ऑफिशियल जराये से जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें मौका पर ही 5 लोगों की मौत वाक़या हुई, जिनकी पहचान इस तरह से है: मोहम्मद इकबाल सनफ मिशरी बरकत आरो मस्तपोरा शुपियन, इनकी उम्र 51 साल बताई जा रही है। मंजूर अहमद वलद हाजी मोहम्मद आरो नौपोरा नाइक मोहल्ला सोपोर, इनकी उम्र 60 साल है। जावेद अहमद शेख सनफ अब्दुल रहमान शेख आरो कौसा जहांगीर बडगाम, इनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। फारूक अहमद वलद नजीर अहमद डार वारपोरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से इनका ताल्लुक है, और एक लेडी है इनमें जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। और ऑफिशियल जराये से हमें यह भी पता चला कि इसके बाद जो जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद जम्मू मुंतकिल किया गया है, लेकिन जख्मियों में से भी एक की जो है मौत वाक़या हो गई है। तो एक्सीडेंट की वजूहात कुछ पता लगी है कि क्या कुछ हुआ है? जी, अभी तक बिल्कुल गौहर साहब इस तरह पता नहीं चल पाया है कि एक्सीडेंट की वजह क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन ये आ रहा है कि ये गाड़ी जो है अपना रास्ता बदल के वादी कश्मीर की जानिब जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। जबकि हमने जराये से हमें यह भी पता चला कि एक नरिंदर सिंह सनाफ युद्धवीर सिंह जो थे इसमें सफर कर रहे थे, उनको नॉर्मल इंजरीज, उनसे हमने बात करना चाही लेकिन इस वक्त उन्होंने हमारे साथ बात नहीं की। शायद उनसे हमें पता चल पाता कि ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है। फिलहाल अभी अगर इसकी बात करें, एक्सीडेंट में 36 लोग थे, जिसमें से 6 की डेथ हुई है, एक नॉर्मल इंजरी और 29 इस वक्त जम्मू जीएमसी में जेर इलाज है। जी गौहर, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ जम्मू से आशीष कोहली भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो इस खबर पर पूरी नजर बनाए रखे हुए थे। आशीष, अपडेट करें हमारे व्यूअर्स को कि अब जो लोग जख्मी है, तकरीबन 38 के करीब फिगर हमारे पास आ रहा है जिन्हें जम्मू शिफ्ट किया गया, क्या कुछ सिचुएशन है और ग्राउंड से क्या कुछ खबर मिली है कि क्यों ये वाकया पेश आया? जी बिल्कुल गौहर, ये जो सुबह का एक बुरी खबर आई है जिसके अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी जो है श्रीनगर की गाड़ी थी जहां पे पैसेंजर लेके जा रही थी, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि रास्ता कई जगह पर बंद था, तो शायद सुरिनसर का इलाका इसने चुना वहां से गाड़ी निकालने का, वहां से गाड़ी का, लेकिन वहां पर जो एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर जो अभी तक का अपडेट है, जो हमें पुलिस की तरफ से भी अपडेट मिला है, 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 5 इसमें जो है मेल लोग हैं और एक फीमेल है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनको जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और इनका इलाज यहां पर चल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर और बुरी खबर है जिसके अंदर इतने लोग जो है एक्सीडेंट के शिकार हो गए। हालांकि ये जो एक्सीडेंट हुआ है 12 बजे से और 1 बजे के बीच में हुआ है, तो ऐसा माना भी जा सकता है कि शायद नींद का झोंका ना आ गया हो ड्राइवर को, जिसके चलते ही एक्सीडेंट हो गया। जी, तो अभी ये जो क्या वहां से पूरे लोगों को हटा दिया गया, उनको अस्पताल लाया गया, या अभी भी कुछ लोग वहां पर है एक्सीडेंट साइट पर? कितने बजे तक ये ऑपरेशन चला है, कुछ इस तरीके की खबर है आपके पास? जी, जो हमारे पास जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो मौके पर वहां पर थे उनकी तरफ से जो खबर आई है, जितने भी लोग घायल थे उनको पहले फर्स्ट एड के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाया गया, लेकिन उसके बाद तुरंत उनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज में सभी जो लोग घायल अवस्था में लोग थे उन सबको यहाँ पर लाया गया है। अभी जो है वहां से जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है खत्म हो चुका है, लेकिन अब उनका इलाज जो है जम्मू के हॉस्पिटल में चल रहा है। एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट है गोहर की, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो जितने लोगों की एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है, ये अगर आप नंबर देखेंगे तो इतने लोग आतंकवाद से नहीं मारे जा रहे जितने एक्सीडेंट, जिसके लिए हमारी सरकार को देखना चाहिए कि आखिरकार एक्सीडेंट हो क्यों रही है। क्या गाड़ियां पुरानी यूज की जा रही है, या फिर कुछ सड़कों पर ऐसी प्रॉब्लम है कि गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर कुछ इस तरह की क्या दिक्कत आ रही है कि आतंकवाद से ज्यादा जो है एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। एक चीज और जानना चाहूंगा, जो हमारे सोशल मीडिया पर लोग इसको देख रहे हैं और अक्सर ये सवाल जो आ रहा है हमें, वो ये है कि क्या ये रूटीन रोड जो श्रीनगर जम्मू हाईवे पर रात को गाड़ी चल रही थी, या कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश में थी? और अगर शॉर्टकट लेने की कोशिश में थी तो क्या पुलिस नाके कहीं पर नहीं थे जिन्होंने इस गाड़ी को रोका और रात को सफर करने की इजाजत दी? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अभी रोड का बंद बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइड होने के कारण रोड बंद था, तो शायद इसने शॉर्टकट लेने की कोशिश की है और जो मानसर सुरिनसर का रूट है वहां से इसने गाड़ी निकाली। अब बड़ी बात यह भी देखने वाली है कि रास्ते में इसको पुलिस का कोई नाका नहीं था जिन्होंने इसको रोका और ये वहां से चला गया, और उसी बीच में जो है ये एक्सीडेंट हुआ। इन सब चीजों के ऊपर भी इंक्वायरी शायद अब पुलिस करेगी कि आखिरकार
یہ جو بڑا حادثہ ہوا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ کیونکہ سرینگر کا روٹ اگر سری نگر کی گاڑی نے لیا تو اس کا مطلب اس کا ایک چیز صاف ہے کہ یہ شارٹ کٹ لینا چاہتا تھا. شارٹ کٹ لینا چاہتا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. دوبارہ بھی آپ کے پاس آئیں گے جب ہم سرحدوں کی بات کریں گے. فی الحال اپنے ناظرین کو بتاتے چلے جو ہم بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سری نگر جموں شاہراہ پر سڑک کا دلدوز حادثہ پیش آیا ہے سنان مجالٹا کے مقام پر, جس میں ابھی تک 6 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور درجنوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے جموں منتقل کیا گیا ہے. دونوں طرح کی خبریں ہم آپ کو بتا دی کہ بڑی خبر جو اس وقت صبح صبح ہم آپ کو بتا رہے تھے. لیکن اب ذرا خبروں کو اور بھی آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سری نگر کے اندر موسم کا مزاج کل رات سے ہی بدلا ہوا اور پہاڑی علاقوں کے اندر جہاں ہلکی برف باری ہو رہی تھی وہیں پر میدانی علاقوں میں بھی رک رک کر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ 2 اور 3 مارچ کے بعد ایک بار پھر موسم کا مزاج بدل سکتا ہے اور پہاڑی اور میدانی علاقوں میں بارشیں اور برف باری ہو سکتی ہے. اور ابھی کی جو تازہ ترین خبر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں رک رک کر ہلکی برف باری جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اور حالات کو دیکھتے ہوئے صوبائی انتظامیہ نے بھی ایک بڑا فیصلہ لے لیا ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اسکول 5 تاریخ کو کھولے جانے تھے اب اس میں ایک بڑا فیر بدل ہوا ہے اور یہ کہا گیا کہ ونٹر ویکیشن جو سرمائی تعطیلات تھی ان میں بڑھوتری دے دی گئی ہے, انہیں بڑھایا گیا ہے کیونکہ صوبائی انتظامیہ کے مطابق حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے اب یہ اسکول کالج جو کشمیر صوبے کے ہیں یہ 10 مارچ کو کھلیں گے. ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کشمیر کی طرف سے اطلاع کے مطابق جو اسکول کھلنے والے تھے وہ اب اسکول کالج سارے 10 تاریخ کو کھولے جائیں گے کیونکہ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا. اور فی الحال اور چند دنوں کی چھٹی جو ہے وہ سری نگر کے اندر اسکولوں اور کالجوں کو ہوگی. یہ موسم کا مزاج اور سڑک کا حال ہم آپ کو بتا رہے تھے. اب ذرا آتے ہیں اپنی بڑی خبروں کی اور بات ذرا کرتے ہیں اس بڑی خبر کی جس پر رات دیر گئے سب کی نظریں تھی, OIC کی میٹنگ. کیونکہ OIC کی 2 میٹنگیں ہوئی ہیں. ایک میٹنگ کے اندر جو کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ تھی جس میں پاکستان نے بھی شرکت کی اور جموں کشمیر کی تازہ صورتحال پر انہوں نے گفتگو کی اور دونوں لیڈروں سے بھارت اور پاکستان کے لیڈروں سے انہوں نے اپیل کی تھی کہ وہ حالات کو پرامن بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے اور بجائے جنگ کے مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کا حل نکالے. لیکن کل فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی اور اس فارن منسٹرز کی میٹنگ میں پہلی بار سشما سوراج بھی وہاں پر پہنچی ہے اور سشما سوراج نے اپنے 17 منٹ کی تقریر میں جہاں اس بات سے کھولا کہ لا اکراہ فی الدین, شروعات اس سے کی کہ مذہب دین کے اندر اسلام کے اندر کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہے اور بعد میں آگے چلتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے 99 ناموں میں بھی کہیں پر زیادتی اور تشدد کا کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی صاف ہوتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن لے کر آیا ہے اور امن کی سلامتی دیتا ہے. لیکن جس طریقے سے کچھ لوگوں نے شارٹ کٹ کرنے کی کوشش میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اس سے حالات ابتر ہوئے ہیں. اپنی 17 منٹ کی تقریر میں سشما سوراج نے پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سبھی ملکوں کو ایک ہو کر آگے بڑھنا ہوگا. یہ پہلا موقع تھا جب سشما سوراج OIC میں پہنچی اور OIC میں 17 منٹ کی تقریر انہوں نے کی ہے. اس سے پہلے بھی جو پاکستان کی طرف سے بات سامنے رکھی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بالکل ایسے نہ ہو, سشما سوراج کو نہ بلایا جائے, لیکن OIC نے انہیں دعوت نامہ دیا تھا اور پاکستان نے کل عین وقت پر اس کا بائیکاٹ کیا اور پاکستان کا یہ ماننا تھا کہ وہ اس لیے بائیکاٹ کریں گے کیونکہ بھارت پاکستان کے بیچ حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور نہ بہتر, اور انہی وجوہات کی بنا پر جو ہے اس طریقے کی سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو سشما سوراج کی دہشت گردی خلاف مؤثر کارروائی کی اپیل, پاکستان کی مخالفت کے باوجود اسلامی کانفرنس اجلاس میں شرکت بھی کی اور خطاب بھی کیا. بہت دنوں سے اس بات کی یہ آواز ہو رہی تھی کہ اس طریقے کی بدلاؤ جو ہے وہ عرب دنیا میں آ رہا ہے اور عرب دنیا سے جو اب ابوظہبی میں کل پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ سشما سوراج پہلی بار 40 سال کے تاریخ میں پہلی بار کوئی ودیش منتری جو ہے وہ وہاں پر گیا ہے اور اس نے اپنی بات سامنے رکھی ہے. جی
बिल्कुल। तो सुषमा स्वराज ने साफ शब्दों में ये कहा कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता, आतंक किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। सुषमा स्वराज ने बिना पाकिस्तान के नाम लिए कई सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि 99 अल्लाह के नाम है, लेकिन वो कभी भी नहीं सिखाते कि मजहब जोड़ना सिखाता है। तो हमारे साथ मारूफ सहाफी मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो भारत, पाकिस्तान और ओआईसी पर गहरी नजर रखते हैं। उनके पास चलते हैं, जरा उनके तासुरात सुनते हैं। मुजफ्फर गजाली साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुषमा स्वराज की कल 17 मिनट की तकरीर और 46 इजलास था इफ्तिताई सेशन में अबू धाबी में मेहमान एजाजी के खिताब करते हुए, जब उन्होंने कल अपनी बात रखी है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इस्लाम की खूबियां बयान की और मैसेज देने की कोशिश की कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो भी उस आवाज के साथ है जो आवाज आलमी सतह पर है दहशतगर्दी को खत्म करने के हवाले से। किस तरीके से सुषमा के 17 मिनट को आप देखते हैं, ओआईसी के शिफ्ट को देखते हैं और आगे किस तरीके की सियासत हो सकती है? देखिए, सुषमा जी ने जो बात कही है वो इस्लाम के जो कंसेप्ट है बुनियादी उनके मुताबिक है, लेकिन इसमें देखना यह पड़ेगा कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की शुरुआत किन बुनियादों पर हुई और किन लोगों ने की। यहाँ पूरा का पूरा जो दहशतगर्दी के पीछे का कंसेप्ट है वो सुपर पावर्स ने उसको जनरेट किया अपने मकसद के लिए, तो उसको भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन ताकतें हैं जो इसको बढ़ावा दे रही हैं और उनको भी किनारे करने की जरूरत है। साथ ही इस बात को भी नजर में रखना चाहिए कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से हालात खराब हुए हैं वहां कैसे शांति बने, सरकार को इस पर भी गौर करना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि सुषमा जी ने बहुत सही मौके पर अहम बातें करके और इस तरफ लोगों की तवज्जो खींची है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और दहशतगर्दी जैसी चीज से जरूर लोगों को समझ आएगी और बचने का मौका मिलेगा। तो इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम में कहीं भी दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं है और ये किसी मजहब के खिलाफ कोई टकराव हो ही नहीं सकता। तो जो लोग मजहब को बदनाम करना चाहते हैं वो कौन लोग हैं और उनके क्या मकासद हैं, इस पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो उसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं और उसके सियासी क्या मकासद हैं उसको भी हम समझ सकते हैं। तो इस पर सियासत करने के बजाय इस पर गहरा चिंतन होना चाहिए और उसके जरिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। मुजफ्फर गजाली साहब, पाकिस्तान के यू टर्न को कैसे आप देख रहे थे? कल के बाइकआउट को पहली बार देखने को मिला कि पाकिस्तान ने ओआईसी से बाइकआउट किया और इसलिए बाइकआउट किया कि उनकी लगातार ये मांग थी कि सुषमा को ना बुलाया जाए। देखिए, ये तो पाकिस्तान वाले बताएंगे कि उनका क्या इशू है और क्यों उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं वो ये कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर जो ओआईसी का रिजोल्यूशन है उस पर कोई बात नहीं कर रही ओआईसी, उस पर बात करनी चाहिए और उसको पहल करनी चाहिए भारत के साथ बात करने के लिए। शायद ये वजह रही हो उनके बाइकआउट की, लेकिन क्यों बाइकआउट किया ये तो मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान को अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बात करनी चाहिए, जिसके लिए बार बार इमरान खान खुद कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब, सीनियर सहाफी मुजफ्फर गजाली साहब बात कर रहे थे भारत पाकिस्तान के बीच और ओआईसी के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल के हवाले से। फटाफट से अपनी एक और खबर की ओर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विंग कमांडर अभिनंदन की, जिन्हें घर वापसी हुई है। जी, तो अभिनंदन लौट चुके हैं, देश में अभिनंदन वापस आ चुके हैं। कल लगभग 9:31 पर अभिनंदन भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान सीमा में 9:31 पे वो थे और कुछ कागजी कार्रवाई में कुछ समय लगा, उसके बाद भारत के अंदर अभिनंदन पहुंच चुके हैं। कल से हम आपको लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। अभिनंदन सीधे दिल्ली एयरपोर्ट गए, उसके बाद वहां दिल्ली पहुंचे और उनका आरआर हॉस्पिटल में मेडिकल हुआ, पूरी जांच हुई, उसके बाद अब पूरी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो अभिनंदन कल 9:31 पर अपने देश यानी भारत आ चुके हैं, पाकिस्तान को अपना पराक्रम दिखा के।
چلیے اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو بتاتے ہیں ایک اور خبر، اور وہ خبر ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ترجمان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں ایک بار پھر بھارت اور پاکستان سے اپیل کی گئی ہے کہ دونوں ملک جو ہے وہ آپسی تعلقات کو بہتر کرے اور مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کا حل نکالے۔ ترجمان کے مطابق اینٹونی گٹرس لگاتار صورتحال پر نظر بنائے رکھے ہوئے اور دیگر ممالکوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ سفارتی سطح پر بھارت اور پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ دونوں نیوکلیئر پاور جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جنگی میدان میں نہ جائے، اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کل ایک بار پھر اینٹونی گٹرس کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ ادھر مسعود اظہر کے پر دیے گئے بیان پر پاکستان اور پاکستان کے باہر کافی زیادہ ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے۔ کل شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹی وی چینل CNN کو ایک ڈیٹیل انٹرویو دیا گیا۔ اس انٹرویو میں جہاں انہوں نے بھارت پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے، وہیں پر انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ جیش محمد کے سربراہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن ان کی حالت انتہائی نازک بنی ہوئی ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جیش محمد کے سربراہ جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ تاہم دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اگر بھارت سرکار کی طرف سے کریڈیبل انفارمیشن دی جاتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنے میں پاکستان کو کوئی گریز نہیں ہوگا۔ ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، اور دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ اگر کریڈیبل انفارمیشن دی گئی تو پاکستان اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ادھر بھارت سرکار کی طرف سے صاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کو آلریڈی ڈوزیر سونپے گئے ہیں، اور پچھلے 2 سال کے دوران اظہر مسعود کا کیا حال ہے اور دیگر لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن اور ڈیٹیل میں جو ہے وہ دے دی گئی ہے بھارت کو آفیشیل چینلز کے ذریعے سے۔ لیکن فی الحال بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اظہر مسعود پر بڑا بیان جو دیا ہے وہ پاکستان کے فارن منسٹر کی طرف سے آیا ہے۔ CNN کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ جیش محمد کے سربراہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کی حکومت کی پوری نظریں اس پر ہے، لیکن اس کی صحت خراب ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، لیکن اگر کریڈیبل ایویڈنسز دیے گئے تو کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات تھی جو بڑی بڑی خبریں تھی، کیونکہ آج پورے دن اس پر بھی کافی زیادہ بحث رہے گی۔ اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں دارہ 370 یعنی آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے، کیونکہ دونوں معاملوں کو لے کر ریاست کے اندر سیاست کافی گرم ہے پچھلے کئی دنوں سے، اور جس طریقے سے کل مرکزی کابینہ نے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا جس میں ریزرویشن اور LOC اور IC کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے کہی ہے، اس کے بعد وادی کے اندر سیاست کافی گرم ہوئی ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ گورنر نے جس طریقے سے کنکرنس دی ہے، جس طریقے سے منظوری دی ہے یا جس طریقے سے سفارش کی ہے، وہ دراصل قانون کی بڑی وائلیشن ہے۔ اور سب سے بڑی جماعت نیشنل کانفرنس جو حزب اختلاف کی بڑی جماعت ہے، ان کی طرف سے بھی اس فیصلے کا جو ہے وہ خیر مقدم نہیں کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اب ہو سکے تو ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، اور آج سے باضابطہ طور پر احتجاج کی باتیں بھی جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی، تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر نشین محبوبہ مفتی نے بھی کل سوشل میڈیا سائٹ پر اپنی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے جماعت اسلامیہ پر پابندی ہے اور جس طریقے سے گورنر ہاؤس حالات کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ 370 اور 35A کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز کانفرنس کے جنرل سیکرٹری عمران رضا انصاری کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور کہا کہ مرکزی کابینہ جس طریقے سے امینڈمنٹ آرڈیننس لائے ہیں 1954 کو، جس طریقے سے انہوں نے امینڈمنٹ کرتے ہوئے کچھ معاملات سامنے رکھے ہیں، دراصل یہ پورا معاملہ جو تھا یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس آدمی کا فیصلہ ہونا چاہیے جو الیکٹڈ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ ہو، کیونکہ گورنر اس وقت پریزیڈنٹ کے نمائندے ہیں یہاں پر، اور وہ کسی طریقے سے بھی الیکٹڈ نہیں ہے۔
اور جو قانون کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی اس طریقے کے فیصلے جو ہے وہ لے سکتی ہے. یعنی 35A اور 370 کا معاملہ جو ہے یہ لگاتار تیزی کے ساتھ اب ایک بار پھر بڑھ رہا ہے, لیکن کچھ جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ گورنر کی طرف سے جو فائل مرکز کو بھیجی گئی ہے وہ قانون کے مطابق ہے. رفیع احمد میر صاحب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ فارمر لا میکر بھی رہے, اپر ہاؤس کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے اور لور ہاؤس میں بھی یہ رہ چکے ہیں. کس طریقے سے اس پوری خبر کو دیکھتے ہیں, پارٹی کا ویو پوائنٹ ہے. چلتے ہیں سری نگر جہاں سے وہ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. رفیع میر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. سوال آج 370 35A مرکزی آرڈیننس 1954 پر جو امینڈمنٹس آئی ہے اس کو لے کر کافی کیوس اور کنفیوژن ہے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گورنر نے جو کیا وہ ایز پر رول بک کیا, لیکن نیشنل کانفرنس اور PDP اور PC کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھنے کے بعد سب لوگ برہم ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ لا میکر رہ چکے ہیں, کیا کچھ صحیح حقائق ہے اور PDP کا موقف اس کے بعد کیا رہے گا؟ دیکھیے, سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ قانونی ماہرین سے کل سے ہم ان ٹچ ہیں اور صاف سی بات یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کی ایکسٹینڈ کی گئی ریاست جموں کشمیر کو, یہ پریزیڈنٹ رول میں تب پاسبل ہے اگر اس کو پاپولر گورنمنٹ, الیکٹڈ گورنمنٹ نے ریکمینڈ کیا ہوتا, کیونکہ یہاں پر پریزیڈنٹ رول ہے اور اسی کی وجہ سے پارلیمنٹ کو اختیارات ہے یہ لاز ایکسٹینڈ کرنے کے, لیکن ان ایبسینس آف دا پاپولر گورنمنٹ یہ ہو نہیں سکتا. یہ قانون یہ ماہرین کی رائے ہے. ایک پہلو یہ ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ ہم پہلے سے آئے ہیں, ایسے قوانین لاگو کرنا اور ایسے فیصلے لینا گورنر کے لیے شایان شان نہیں ہے. ایک انٹریم مینجمنٹ ہے گورنمنٹ کا, یہ نازک معاملے ہیں. حالانکہ بنیادی طور جو یہ ریزرویشن کا مسئلہ ہے یہ ہماری سرکار میں طے ہوا تھا, لیکن اس کے بعد یہ کیس کورٹ میں چلا گیا تھا, کوئی کورٹ میں چلا گیا تھا سرکار کے خلاف, جہاں پہ یہ کاش ہوا تھا آرڈر, اور اس کے بعد گورنمنٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی. ایک طرف سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا اور دوسری طرف سے گورنر صاحب نے جس تعجیل سے یہ کیا یہ بالکل قانونی طور بھی غلط ہوا, مورلی بھی غلط ہوا ہے. ہم اس میں سراپا احتجاج ساری ریاست جموں کشمیر ہے, یہ ایسے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا. آگے الیکشن ہونے والے ہیں, ایک پاپولر سرکار جب ان پلیس ہوگی تو وہ یہ فیصلہ لے سکتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے لیے, آج کی سرکار نہیں. تو اب ہم قانونی ماہرین سے ان ٹچ ہے اور آپس میں پارٹی بھی ان ٹچ ہے. ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم اس کو روک پائیں گے اور آگے سے ایسے اور معاملات نہیں ہونے چاہیے, اور اس پہ بھی جتنا ہوا اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ رک جائے. رفیع میر صاحب, کل بھی پارٹی کے بڑے لیڈر بیٹھے تھے, اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اب باضابطہ طور پر سول ایجیٹیشن کی بات بھی سامنے رکھی گئی ہے. کس حد تک اس خبر کو میں صحیح مان سکوں؟ میں نے کہا ہم پہلے یہ کل سے آج تک بھی قانونی ماہرین کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور جتنا ممکن ہو اس کو ایجیٹیٹ کرنے کا ہم کریں گے. ہم بیٹھیں گے اور ایک پورے طریقے سے, بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو پریزیڈنٹ ہے محبوبہ مفتی صاحبہ وہ ان ٹچ ہے باقی لیڈرز کے ساتھ بھی, جو ہمارے ریجنل پارٹیز کے لیڈرز ہیں, باقی لیڈرز ہیں نیشنل کانفرنس سمیت, ہم ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہتے ہیں تاکہ اکٹھے اور سر ملا کے کاندھے سے کاندھا ملا کے اس مسئلے کا ہم حل نکالیں گے. رفیع میر صاحب, ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ مرکز نے کل جو مرکزی کابینہ کا فیصلہ تھا اس میں جماعت اسلامیہ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور کل ہم نے دیکھا کہ ان کے دفتروں کو سر مہر کیا جا رہا تھا. اب دفتروں تک تو صحیح بات ہی, لیکن جماعت سے منسلک جو اسکول بھی ہے انہیں بھی سر مہر کیا جا رہا ہے, اور بڑا سوال ان ہزاروں طالب علموں کا ہے جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا کچھ اب آگے ہو سکتا ہے, کیونکہ بچوں کا معاملہ ہے؟ دیکھیے, یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے, کیونکہ جمہوری سیٹ اپ میں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سہمت نہ ہو, الگ خیال رکھتے ہیں, ان کو آپ پابندیاں اور گرفتاریاں نہیں کر سکتے ہیں. یہ 3-4 بار آج تک ہو گیا ہے پابندی لگائی گئی ہے, پہلے بھی جماعت پہ پھر پابندی اٹھائی گئی. ایک ڈسنٹ وائس اگر ہے, اگر ہماری آواز سے ان کی آواز نہیں ملتی ہے یا کسی پرٹیکولر پارٹی کے وہ خلاف ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یہاں پر اپنی رائے اظہار کرنے کا حق نہیں ہے. ہم پہلے اس بین کے ہی خلاف ہے. اور دوسرا, جہاں تک اسکولوں کا تعلق ہے, جہاں مروجہ تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے, باقی اور باضابطہ یہ اسکول رجسٹرڈ ہے, گورنمنٹ کی دیکھ ریکھ ان پہ رہ رہی ہے. یہ تو بالکل لگتا ہے کہ ایسا ڈیسیژن ہے جسے لوگوں کے لیے وہ اور پریشانی کا باعث ہوگا, بچے خراب ہو جائیں گے. پتہ نہیں یہ کیسے یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر وہ ایک اندرونی جنگ لڑ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ہم نے اس کا بھی کل محبوبہ جی کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا. ہم کوشش کریں کہ کم سے کم سکول تو چلنے چاہیے اور گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے.
हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी टेकअप ये कर लेंगे और इसको एजिटेट भी कर लेंगे। लेकिन साहब ये कहा गया है कि गैर कानूनी गतिविधियों में संलिग्ध थे जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। देखिए, सवाल पैदा होता है कि आप एक तरफा बात कह रहे हैं खुद से ही, 30 साल से मिलिटेंसी चल रही है, क्या 30 साल के बाद आज इनको नजर आया? सवाल ये पैदा होता है, आपको अपने उस बंदे को जिसको आप टारगेट करते हैं, अपना मुखालिफ समझते हैं, उसको तो अपॉर्चुनिटी देनी है सुनने के लिए। आला फैसला आप दिल्ली से एक ऑर्डर निकालते जी आपने ये किया, किसी को ट्रैप करने के लिए, पाबंद करने के लिए बहुत आसान है उंगली उठाना। उसके लिए तो कानूनी तरीके होते हैं, नोटिस दी जा सकती है, बात सुनी जा सकती है। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, हम लोगों को जानते हैं। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई एक्सट्रीमिज्म ऐसा है जिसे मुल्क की सालमियत को खतरा हो या कोई मिलिटेंसी वो यहाँ पर चला रहे हैं। बिल्कुल गलत है। 30 साल से भी ये जमात बहुत पुरानी है, तो मुझे लगता है ये पाबंदियां जो लगती हैं आए दिन, इससे नुकसान का खतरा है। बहुत शुक्रिया रफी मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल ने हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किया, लेकिन मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर भी शामिल हो चुके हैं। जरा इनकी बात भी सुन लेते हैं। अब्दुल मजीद लारमी साहब, लारमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो बात मैं आपसे जानना चाह रहा था वो ये था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो ऑर्डिनेंस लाया गया 1954 वाले हुक्मनामे पर जो ऑर्डिनेंस दिया गया है, जिसमें कुछ मामलात ये बताए जा रहे हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के बगैर गवर्नर साहब कंकरेंस नहीं दे सकते। एज ए फॉर्मल लॉ मेकर के मरकज के उस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पॉलिटिकल लाइन? देखो गौर साहब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये वायलेशन है जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की है, तो ये इनके पावर में नहीं है, ये इनके हद इख्तियार में नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ये फैसले ले सकती है। तो इसके लिए आज हमने हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट का एहतमाम किया है। हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ और कोर्ट में भी जाएंगे, जैसा कि उमर साहब ने कल कहा कि हम इन टच है, जो लीगल एमिनरीज है उनके साथ इन टच है, हम उनके साथ बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये वायलेशन है। आज तक तो उन्होंने 56 अमेंडमेंट की हुई है, हमारे कुछ लोगों ने भी की हुई है कि जो हमारी रीजनल पार्टीज जो दावा करती थी तो उन्होंने भी किया। गवर्नर रूल में जब जगमोहन साहब थे तब भी, आज भी ये हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने खोखला करके रखा है। इनको कश्मीर की जमीन की जरूरत है, इनको लोगों की जरूरत नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्शन को भी शायद डेफर करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी अमेंडमेंट आज रिजर्वेशन की बात हो रही है, वायलेशन इन्होंने 370 की और 35A के बारे में भी ये ऐसा ही करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे इनको नुकसान है, एलिनेशन ज्यादा बढ़ जाएगी और इनको इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसा कि फारूक साहब, उमर साहब ने इनको कहा कि बातचीत से ही हल होगा, बातचीत करने से ही कोई मसले का हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद लारमी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ हिलाल इस वक्त श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप सभी लीडरों की बात को सुन रहे थे, लेकिन बात जो हम आज नाजरीन तक पहुंचाना चाहते हैं वो किस तरीके की सिचुएशन, सूरत हाल उभर कर सामने आएगी आज, क्योंकि कल हमने देखा था कि इलाहिदगी पसंद खीमे की कॉल को देखते हुए बंद था और परिंदा पर न मारे इस हवाले से शहरी खास के अंदर इंतजाम किए गए थे। तो आज दो पार्टियां सड़क पर आएंगी, क्या कुछ है प्रोग्राम दोनों पार्टियों का और किस तरीके का बंदोबस्त किया गया है शहर के अंदर? जी बिल्कुल गौहर, अगर हम इस पर्टिकुलर कानून की बात करते हैं और इस तरमीम की बात करते हैं तो इस पर अब जहां मुत्तहिदा मज़ामती क़यादत ने पहले कई सारे प्रोग्राम दिए थे, ताहम अभी आज के दिन के लिए उनका कोई हड़ताली प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है कि वो इस मामले को बिल्कुल बारीक बीनी से देख रहे हैं और आइंदा कुछ दिनों में उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई ना कोई तब्दीली आ सकती है और वो कुछ प्रोग्राम दे सकते हैं। लेकिन आज के दिन के हवाले से ये जरूर हम बताएंगे कि जो जम्मू कश्मीर की दो बड़ी अहम पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, उन्होंने अपने प्रोग्राम जो है वो दिए हैं इस तरह से, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी इंक्लूडिंग श्रीनगर में भी आज वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और उसके साथ साथ PDP भी आज सड़कों पर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि रियासती गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से जो है सिफारिशात की गई है एक ऑर्डिनेंस की सूरत में, जब इसे एक अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर अब न सिर्फ ये दोनों जमातों को एक सियासी मुद्दा मिल गया है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर कश्मीर की जानिब से एक यूनानिमस आवाज जो है
وہ کھڑی کی جا رہی ہے. تو اس کے چلتے آج شہر سری نگر میں احتیاطاً جو ہے سیکورٹی کے کڑے انتظامات بھی رہ سکتے ہیں, لیکن آج دن میں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کاؤنسل یا اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن یا ڈویژنل ایڈمنسٹریشن ہے, کیا وہ ان احتجاجی مظاہروں کو الاؤ کرے گی لال چوک تک جانے کی, کیونکہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کا یہی پروگرام ہے کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے نکل کر لال چوک کی طرف آج مارچ کریں گے. لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا انہیں آج لال چوک تک جانے کی اجازت دی جائے گی یا انہیں آدھے راستے میں ہی کہیں پر ڈسپرس کیا جا سکتا ہے. لال, یہ بھی بتائیے گا, اگر ہم کٹنگ اکراس دا پارٹی لائن سب سے چھوڑ کر, پارٹی لائنز کو چھوڑ کر, عام لوگوں کی نظر کس طریقے سے اس پورے قانون پر جاری ہے اور عام لوگوں کو کتنی سمجھ ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس قانون کے آڑ میں؟ دیکھیے, عام لوگوں کو زیادہ اس کی سمجھ نہیں ہے, کیونکہ یہ قانونی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کافی ٹیکنیکل پوائنٹس ہے. اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو کشمیر بار ایسوسیشن ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے بعد اس معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھا گیا, اور اس کے جو قانونی اور ٹیکنیکل نکات ہیں ان پر غور و خوض کیا گیا. اور اس کے بعد جو ان کا پریس اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ 19 دسمبر سال 2018 کو جب جموں کشمیر میں گورنر راج ختم ہوا اور گورنر راج کے ساتھ ہی پھر پریزیڈنشل آرڈر کے تحت یہاں پر پریزیڈنشل رول شروع ہوا, تو اس کے بعد جو یہ سفارشات دی گئی ہیں وہ ان کی ویلڈیٹی کو لے کر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. اور ان کا ماننا ہے کہ 19 دسمبر 2018 کے بعد اسٹیٹ گورنر ایڈمنسٹریٹو کاؤنسل کی جانب سے جو بھی کوئی سفارش کی جاتی ہے اس کی ویلڈیٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ پھر صدر راج کے تحت ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اور ان کا ماننا ہے کہ 19 دسمبر 2018 کے دن ہی صدر ہند نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کی ہے جس کے تناظر سے, جس کے توسط سے یہی بتایا گیا ہے کہ اب ریاستی گورنر کے جو اختیارات ہیں انہیں بھی محدود کیا گیا ہے, اور ان کے مطابق ریاستی گورنر کے پاس نگرانی اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ ضابطے کے لیے صدر نے کچھ جو ہے اختیارات تفویض کیے ہیں, اور اس کے بعد یا اس کے بیانڈ وہ نہیں جا سکتے ہیں. اس طرح سے جو کل بار ایسوسیشن کی میٹنگ ہوئی اس پر یہ بات بھی, یا جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو یہ ریکمنڈیشن دی گئی ہے یہ بیانڈ گورنر جو اختیارات ہیں اس سے برعکس ہیں, اور وہ اختیارات کی ویلڈیٹی کو چیلنج کرتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ یہ جو سفارشات ہیں یہ ویلڈ نہیں ہے, اور اس پر ایک جو ہے عملی جامہ نہیں پہنا جا سکتا ہے, اور اسے ایک قانونی شکل نہیں دی جا سکتی ہے. بہت شکریہ ہلال ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے. آج دونوں پارٹیوں کی طرف سے سڑک پر احتجاج کی بات کہی گئی ہے, اور دونوں پارٹیوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ضرورت پڑی تو عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے گا مرکزی فیصلے کے خلاف. اب آگے کیا ہوگا اس پر ہماری نظر رہے گی, پورے دن ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے, لیکن آج علیحدگی پسندوں کی طرف سے کوئی کال نہیں ہے, اس لیے صبح سے ہی بازاروں کے اندر تھوڑی سی چہل پہل اور رونق جو ہے وہ لوٹنا شروع ہو گئی. اب ذرا بات کرتے ہیں سرحد کی, کیونکہ سرحدوں پر تناؤ ہے. جی بالکل, تو سرحدوں پہ تناؤ ہے. بھارت پاکستان کے بیچ ابھی رشتے تناؤ پورن ہے, اس لیے سیماورتی علاقوں میں لگاتار سیز فائر کا النگھن ہو رہا ہے. راجوری کی بات کریں, نوشہرہ, پونچھ یا پھر اری سیکٹر, لگاتار پاکستان کی طرف سے سیز فائر النگھن کیا جا رہا ہے. اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پونچھ میں 3 استھانیہ لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے. گوہر, لائن آف کنٹرول پر بھارت پاکستان افواج کے درمیان مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے. اوڑی میں کئی رہائشی مکان تباہ ہوئے ہیں, متعدد شہری زخمی ہوئے ہیں. یہ میں اوڑی کی بات کرتا ہوں, بلکہ بالا کوٹ, رجوری, پونچھ, کرشنا گھاٹی, مینڈر, سندر بنی میں پیدر پہ دھماکے, لوگوں کی جانب سے ہجرت کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق پاک بھارت افواج کے مابین کراس ایل او سی گولہ باری کے نتیجے میں راجوری, بالاکوٹ, مینڈر کے باشندوں نے گزشتہ رات آنکھوں میں ہی رات گزاری ہے, جبکہ گولہ باری کی وجہ سے کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے. ادھر مینڈر کے کمل کوٹ سرحدی علاقے میں بھی شدید گولہ باری کے نتیجے میں کئی رہائشی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا, جبکہ کچھ شہریوں کو شیل لگنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں, جن میں اب خبر آ رہی ہے کہ ایک کی موت بھی واقع ہوئی ہے. پاک بھارت افواج کے درمیان سرحد پر گولہ باری کا سلسلہ وقفے سے 3 دن سے لگاتار جاری ہے, اور آج چوتھا دن ہے. لیکن صبح سے اگر ہم بات کریں تو صبح سے ابھی تھوڑے سے حالات پرامن بتائے جا رہے ہیں. جمشید ملک ہمارے ساتھ تازہ خبر کے لیے اس وقت لائن آف کنٹرول سے جڑ چکے ہیں. جمشید, کیا کچھ خبر ہے آپ کے پاس؟ کل سے لگاتار گولہ باری چل رہی تھی, رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن خبر یہ بھی آئی کہ کچھ لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور کچھ بچے بھی بری طرح سے زخمی ہوئے. کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
जी, देर रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नाजंग माहिदे के खिलाफ वर्जी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सलोतरी जलास का एक गांव है जहां एक शल आके घर के ऊपर गिरा है, जिसमें एक माँ और उसके 2 बच्चे मौके पर ही हलाक हो गए, जब इनका वालिद शदीद जख्मी हुआ है, जिनके नाम रुबीना अख्तर कौंसर है। ये सिर्फ 26 साल की है और फिजान 6 साल का और शबनम 5 साल का ये बेटा है जो इसमें हलाक हुए हैं मौके पर ही। और इनके जब वालिद मोहम्मद यूनुस को भी हॉस्पिटल लाया गया उसी हालत में, जिनको वहां से इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के फौरी बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना कर दिया गया। और गुज़िश्ता 3 रोज से लगातार हालात मजीद कशीदा ही होते जा रहे हैं। हमारे जराए भी हमें जिस तरह बता रहे हैं कि रात को होने वाली गोलाबारी में एक फौज का एक अफसर भी जख्मी हुआ है और एक जवान भी इसमें जख्मी हुआ है। और हालात दिन ब दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर हम देखें तो कशीदा ही होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। क्योंकि पिछले 4 रोज से हालात जिस तरह के बने हुए हैं उसको देखते हुए जिला इंतजामिया ने पहले ही चौथे रोज भी स्कूल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। दूसरी जानब लोग भी अपना घर बार छोड़कर निचले इलाकों की तरफ आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हालात मजीद ही कशीदा होते जा रहे हैं, जिससे लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस तरह के हालात इससे पहले भी देखे गए हैं, मगर जिस तरह के हालात इस साल 2019 में पैदा हो रहे हैं, ये वो 2016, 17, 18 वाले हालात दोबारा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां लगातार गोलाबारी का सिलसिला शुरू था। और ऐसे हालात आज भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पुंछ रोहतरी में रात को जिस तरह अगर हम कल की बात करें तो कल खिताई पीर पंचाल का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जिस तरह मंजाकोट खोड़ीनाड़ इलाका है जहां पिछले 1 बरस से लगातार खामोशी थी, मगर कल इस सेक्टर में भी गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ। जी जमशेद, क्या प्रशासन की तरफ से कोई रिपोर्ट दी गई है या कुछ निकाला गया है रिपोर्ट? क्योंकि कल ये खबरें सामने आ रही थी कि सीमावर्ती इलाकों के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखा गया है, तो प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, सीमावर्ती इलाकों के लिए जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, हर जी के 0 से 5 किलोमीटर नजदीक के जितने तालीमी इदारे हैं इनको आज तीसरे रोज भी बंद रखा गया। और क्योंकि कल रात को ही जिला इंतजामिया ने ऑर्डर निकाल दिया था कि कल भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक से 0 से 5 किलोमीटर के स्कूल जो है बंद रहेंगे, क्योंकि पिछले 4 दिन से हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं, जिसके चलते हुए जिला इंतजामिया पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हालात देखते हुए स्कूल के बहाल किए जाएंगे। मगर जिस तरह के हालात हैं लगता नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों तक और स्कूल बहाल हो पाएंगे। जमशेद, अब जो लोग अपने घरों को छोड़कर नीचे आ रहे हैं, शहर की ओर आ रहे हैं, तो सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कोई कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है कि अगर ये आते हैं तो इन्हें कहाँ ठहरना है, इनके खाने पीने के क्या अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? जी, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि चंद रोज पहले राजौरी में एक बड़े आला सतह की मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों अजला के जिला तरक्याती कमिश्नर और पुलिस हुकाम अफसरान भी मौजूद थे, जिसमें ये पाया गया था कि अगर हालात कशीदा होते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के लोगों को किस इलाकों में लाया जाएगा और उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए। उसके लिए जिला इंतजामिया पहले ही पूरी तरह तैयार है और उन मकानों की उन मकामात की निशानदेही भी की गई है जहां इन लोगों को ठहराया जाएगा। मगर अभी तक जिला इंतजामिया की तरफ से ऐसा ऐलान नहीं किया गया कि लोगों को वहां से निकाला जाए। मगर जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं वो अपनी मर्जी से ही खुद निकल रहे हैं, क्योंकि लोग अपने बाल बच्चों की हिफाजत के लिए अपना घर बार भी छोड़ने को तैयार हैं। और खास करके हमने देखा कि मेंढर इलाका से अभी तक हिजरत शुरू हुई है, जहां पिछले कई वर्षों से इसी तरह की हिजरत नहीं हुई थी, क्योंकि हालांकि 17-18 में नौशहरा सेक्टर में लोगों ने हिजरत जरूर की थी और इसके बरक्स पुंछ में हिजरत का कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। मगर इस बार मेंढर से ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि इस बार पुंछ के मेंढर और गुलपुर सेक्टर में ज्यादा शिद्दत की गोलाबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसमें हमने रात को भी अब जैसे बताया कि 3 अमावत हुई हैं इस गोलाबारी में और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है इसमें। जी जमशेद, अगर बात करें बंकर्स की, तो जब ये तनाव बढ़ा और भारी गोलाबारी की गई तो प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि नजदीक जो बंकर्स हैं उनमें ना जाएं, तो बंकर्स को लेकर एहतियातन क्या कहा गया है? जहां तक बंकर की बात करें, हर जी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जितने बंकरों की जरूरत थी या जितने बड़े बड़े दावे बुलंद किए गए थे उससे हालात उसके बरअक्स हैं। जमीनी सतह पर बंकर अभी उस हद तक तैयार नहीं हुए या इतने बंकर मौजूद नहीं है जहां लोग ठहर सकें या अपने हिफाजत के लिए भाग सकें, क्योंकि अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जरूर बंकरों का काम शुरू किया गया, मगर एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आज भी बंकरों के बगैर ही है, जहां लोग पहुंच नहीं पाएंगे। अगर बंकर बनाए भी गए हैं ऐसे इलाकों में जहां बंकर बनाए गए हैं, उन इलाकों में अगर से देखा भी जाए तो लोग चलो उन हालात में वहां निकल सकते हैं, मगर
ज्यादा इलाका ऐसा है जहां आज तक बंकर नहीं बनाए गए हैं। अगर हम बात करें नौशहरा के एक हिस्से में बंकरों का काम शुरू हुआ, उसके बाद और बाकी हिस्सा खाली पड़ा है। मंजाकोट सेक्टर है पूरा, अभी एक बंकर यहाँ तैयार नहीं हुआ। मैंडर में एक बड़ा हिस्सा है जहां कोई बंकर नहीं है, और पुंछ का भी लाइन ऑफ कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा है जहां अभी तक बंकर मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि इस हवाले से हमने जिला। बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल हम आपको ये बताते चले कि भारत पाकिस्तान के बीच सरहदी तनाव लगातार जारी है, और पिछले 4 दिन के दौरान अगर हम देखें तो 50 से ज्यादा बार पुंछ एलओसी के आसपास जो है वो शदीद गोलाबारी हुई है, और अब इस गोलाबारी की वजह से आम सिविलियन जो है वो इसकी जद में आना शुरू हो गए हैं। मासूम बच्चे जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत इंतहाई क्रिटिकल है, कुछ की मौत वाक़या हुई है। इस तरीके की खबरें जो वो सामने आ रही है। जरूरत यह है कि किसी तरीके से इस टेंशन को डिफ्यूज किया जाए ताकि रियासत के अंदर कयाम अमन जो है वो दोबारा हो सके। तो बात सरहद की हो रही थी, और सरहद के बाद अब जरा सरकार के उस फैसले की हम बात करें जो फैसला बहुत पहले लिया गया था, और साल 2015 में उस वक्त हुकूमत ने यह फैसला लिया था कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डेडवुड है। यानी डेडवुड का लकब जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि अफसर तो है हमारे पास, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है, इसके कामकाज पर सवाल है, और ये डेडवुड तस्वर किया जाता है, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से बाहर निकाला गया। जबरी रिटायरमेंट करवाई गई या वॉलंटरी रिटायरमेंट करवाई गई कुछ लोगों की, और उसमें अब लगातार एक के बाद एक हुक्मनामा जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से आता है, और एक के बाद एक अफसर जो है वो दोबारा रिइंस्टेट होकर दोबारा अपनी पोस्ट पर काम भी कर चुका है। और एक ताजा मिसाल के तौर पर सरकार के उस फैसले पर बड़ा सवाल उठा है जो साल 2015 में लिया गया था, जिसमें 60 से ज्यादा एम्प्लॉयज को रिटायर किया गया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दी गई थी ये कहकर कि ये डेडवुड है, लेकिन उसमें से 1/3 से ज्यादा अफसर जो है वो वापस आ चुके हैं। और ताजा मिसाल जो है वो केएस अफसर मोहम्मद यूसुफ भट्ट की है, जिनको लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि सरकार ने जिन पैटर्न पर और जिन वजूहात पर इन्हें जबरी रिटायर करवाया है वो दरअसल सीएसआर की खिलाफ वर्जी है, बल्कि उनके खिलाफ कोई एस्टैब्लिश्ड केस भी नहीं बनता है, इसलिए उन्हें रिइंस्टेट करवाया जाए। और उनकी प्रमोशन के हवाले से भी बातें जो है वो कोर्ट की तरफ से कही गई। तो बड़ा सवाल यह है कि जब रिटायर किया गया था तो एक बुलंद बांग दावा पेश किया गया था कि हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद है, तमाम जो कागजी कार्रवाइयां है वो पूरी की गई है, और अगर कोई जाता भी है कोर्ट में तो हम वहां पर डिफेंड करेंगे। लेकिन एक एक करके वो सारे लोग वापस आ रहे हैं। तो क्या उस वक्त की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डेडवुड थी, या आज जो कुछ हो रहा है ये कुछ और हो रहा है और उस वक्त कुछ और हो रहा था? बड़ा सवाल उस वक्त की काबीना पर उठाया है जिन्होंने डेडवुड के नाम पर मुलाजमीन को तो बाहर का रास्ता दिखाया था और यह कहा था कि हम स्ट्रीम एक्शन लेंगे, हम सही हुकूमत चलाना चाहते हैं, वो हुकूमत चलाना चाहते हैं जो वाइब्रेंट है। और क्या उस वाइब्रेशन में कहीं पर कमी रही थी और वो वापस वो ऑर्डर जो है वो रिवोक हो गया और वो लोग सारे अपॉइंट हुए? तो बड़ा सवाल यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के प्री मैच्योर रिटायरमेंट के हवाले को लेकर साल 2015 में जो फैसले लिए गए थे उसमें एक एक करके ऑनरेबल हाई कोर्ट का आना जो है, हुक्मनामा जो है वो वापस आना शुरू हो गया। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि वेपन स्नैचिंग का मामला वादी कश्मीर के अंदर पिछले गुज़श्ता साल में कई बार देखने को मिला था, और उसमें कांग्रेस नेता के घर से भी हथियार जो थे वो श्रीनगर के अंदर उड़ाए गए थे। मोहम्मद मुजफ्फर परे जो एक एमएलसी थे और उनकी रिहाइश गाह पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों के हथियार जो थे वो उड़ा लिए गए थे, जिसके बाद कुछ तंजीमों की तरफ से दावा भी पेश किया गया था। लेकिन पुलिस इस पूरी कार्रवाई पर नजर रखे हुए थे, और पुलिस तर्जुमान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक उस वेपन स्नैचिंग के ग्रोह में शामिल एक पुलिस एहलकार को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल में कल रात देर गए गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद उसने इस बात की तस्दीक की है कि किस तरीके से वो पूरा मामला जो है वो चलाया गया था और किस तरीके से वहां पर वेपन स्नैचिंग जो हुई थी। 31 दिसंबर को आपको याद होगा कि 4 हथियार जो थे वो मिसिंग हुए थे ऑफिशियल रेजिडेंस कांग्रेस एमएलसी मुजफ्फर परे के घर से, जिसके बाद लगातार पुलिस उसको क्रैक कर रही थी। और कल शौकत अहमद खान, वलद अब्दुल हमीद खान, आरो
आरत नारबल बड़गाम को गिरफ्तार किया गया, जो ये बताया जिसके बाद ये बताया गया कि ये जो गिरफ्तार शख्स था ये पुलिस के अंदर ही काम कर रहा था लेकिन मिसिंग था। अब इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद इसके कब्जे से और इसकी बातचीत से जो बातें सामने आई है उसमें ये पूरा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी बातें जो है वो सामने आई। यानी वेपन स्नैचिंग के एक अहम रुकन की पुलिस ने गिरफ्तारी की है श्रीनगर के बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल से। बिल्कुल। अब जरा हंदवाड़ा एनकाउंटर का अपडेट भी आपको बताते हैं। वो एनकाउंटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सेना जो सर्च ऑपरेशन चला रही थी उससे भी अब क्लोज कर दिया गया है। इसमें 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि पूरी तरह से अब वहां पर एनकाउंटर खत्म हो चुका है। तो चलते चलते अब जरा बताते हैं आपको चले कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर काजी मोहम्मद अफजल का कल रात देर गए इंतकाल हो गया है। काजी मोहम्मद अफजल के बारे में यह माना जा रहा था कि वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के काफी करीबी थे और पिछले कई दिनों से लगातार बीमार भी थे और कल उन्हें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोवरा लाया गया था जहां रात देर गए उनका इंतकाल हुआ है। काजी मोहम्मद अफजल के इंतकाल के साथ ही मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से काजी अफजल को खराज अकीदत पेश किया गया है और खराज अकीदत पेश करने वालों में जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर नशीन महबूबा मुफ्ती शामिल है, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लीडरों की तरफ से बयानात जारी किए गए हैं और काजी अफजल को खराज अकीदत पेश किया गया है। तो ये कुल मिलाकर आज का प्रोग्राम था सलाम जेके, जो आप इस वक्त देख रहे थे गुलिस्तान न्यूज पर अपने मेजबान इशफा गौहर और हर्ष के साथ। लेकिन उम्मीद यह है कि आप हमारी नशरियात को देखते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेज यानी फेसबुक पेज को भी लाइक करेंगे और उस पर नशरियात देखेंगे, अपना कमेंट वहां पर छोड़ेंगे। उन कमेंटों को हम देखते हैं और अपनी प्रोग्राम के अंदर जो खामियां होती हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी आप जाएंगे तो गुलिस्तान न्यूज की नशरियात को देख सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए आपको एक और प्लेटफॉर्म भी अब मिल चुका है, यानी आप गूगल स्टोर में जाकर गुलिस्तान न्यूज के ऐप को डाउनलोड कीजिए और फटाफट से हाइलाइट्स और खबरें जो है वो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल की लेकर कल होंगे हाजिर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्कार।